कहानी हमारे एक व्यूअर सूरज के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। 4 साल पहले कानपुर का रहने वाला सूरज अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसके 12th के एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे और वो उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सूरज वैसे तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर जब से वो उस घर में आया था तब से उसका पढ़ाई पर से ध्यान हटने लगा था। धीरे धीरे स्कूल एग्जाम्स में उसके मार्क्स कम होते चले गए और सूरज थोड़ा अलग अलग सा रहने लगा। वो हमेशा अपने कमरे में ही घुसा रहता था और काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी थी। उन्होंने उसे समझाने के लिए उसके बड़े मामा को अपने घर बुलाया। सूरज उनके काफी करीब था और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। उसके मामा, जो कि एक पंडित भी थे, उनके नए घर में पहली बार आ रहे थे। घर में घुसते ही उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई जो सीधा सूरज के रूम से आ रही थी। उन्होंने सूरज को अपने पास बुलाया और उससे बहुत प्यार से पूछा कि क्या कोई उसे परेशान कर रहा है। तब सूरज ने बहुत घबराते हुए बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में और भी लोग रहते हैं। उसे दिन भर अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कभी बेड पर दीवार की ओर देखती हुई एक औरत, तो कभी खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा हुआ एक छोटा सा लड़का। सूरज की बातें सुनकर उसके मामा ने उसके घर के बारे में आसपास के लोगों से मालूम किया तो उन्हें पता चला कि जहां अभी सूरज का कमरा बना हुआ है वहां सदियों पहले एक बड़ा गहरा कुआं हुआ करता था। कई लोगों की उस कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और इसीलिए उस कुएं को बंद कर दिया गया था। उसके मामा ने जब ये बात सूरज के पेरेंट्स को बताई तब वो दंग रह गए। उसके मामा ने बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी उसके कमरे में उन लोगों की भटकती आत्माओं की थी जो उस कुएं में गिरकर मर गए होंगे, पर आज तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने सूरज के पेरेंट्स को कहा कि कल सुबह आकर वो उनके घर में एक पूजा करवाएंगे और आज रात के लिए सूरज को वो अपने साथ ही सुलाएं। सूरज इस बात से अनजान अपने अगले दिन होने वाले एग्जाम के लिए अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। जब उसकी मां ने उसे सोने के लिए अपने कमरे में बुलाया तो उसने कहा कि वो बस रिवीजन करके आ रहा है। सूरज रिवीजन कर ही रहा था कि उसने देखा कि फिर से एक औरत उसके बेड पर बैठी है और वही छोटा लड़का खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। सूरज ने घबराकर उनको आवाज लगाई, कौन है वहां? इसके बाद सूरज के साथ जो हुआ वो उसे कभी नहीं भूल पाया। पहले उस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमाई और फिर उस औरत ने। इतने में उस कमरे के नीचे से एक एक करके लोग निकलने लगे और वो धीरे धीरे सूरज के करीब आने लगे। उन सभी के लंबे लंबे हाथ सूरज को नीचे जमीन में खींचने लगे। तब सूरज जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! और उसके पेरेंट्स भागे भागे उसके कमरे में आए और लाइट ऑन करी। उन्होंने देखा कि सूरज जमीन पर बैठा कांप रहा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके पेरेंट्स तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। सूरज इतना डरा हुआ था कि उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। वीकनेस की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो हफ्ते भर हॉस्पिटल में ही एडमिट था। इस बीच उसके मामा ने उसके घर में शांति के लिए पूजा करवाई। जब सूरज ठीक हुआ तब उसके पेरेंट्स ने सूरज को कुछ महीनों के लिए अपने मामा के साथ रहने भेज दिया और जब वो एक नए घर में शिफ्ट हो गए तब सूरज को वापस बुला लिया। सूरज उस साल अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं दे पाया, बल्कि सूरज आज भी लेट नाइट पढ़ नहीं पाता है और हर एग्जाम से पहले उसे उस घटना की भयानक यादें डरा देती हैं।
हॉन्टेड स्कूल स्टाफ रूम। जीएसएम पब्लिक स्कूल नैनीताल का एक बहुत ही फेमस स्कूल था। वहां बहुत ही रेप्यूटेड घर के बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल का पूरे नैनीताल और आसपास वाले एरिया में बहुत नाम था। इसलिए रंजना वहां एज अ टीचर जॉब करना चाहती थी। रंजना साइंस की टीचर थी और वो 6th to 8th क्लास को साइंस पढ़ाया करती थी और वो बहुत वक्त से जीएसएम पब्लिक स्कूल में जॉब ट्राई कर रही थी। फाइनली उसकी जॉब उस रेप्यूटेड स्कूल में लग गई थी। रंजना बहुत खुश थी और वो पूरे मन से अपनी जॉब किया करती थी। स्कूल में एग्जाम्स का टाइम आ गया था और एक दिन रंजना एग्जाम पेपर्स चेक करने के लिए स्कूल के स्टाफ रूम में लेट तक रुकी हुई थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वो स्कूल से लेट आने वाली थी, मगर चिंता की बात तो तब हुई जब रात के 11 बज गए और रंजना का कुछ अता पता नहीं चला। उसके पापा उसे बार बार कॉल कर रहे थे मगर वो फोन ही नहीं उठा रही थी। देखते ही देखते 12 बज गए, फिर 3 बज गए और फिर अगले दिन की सुबह होने को आ गई। रंजना के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उसके पापा तुरंत स्कूल के लिए निकल गए, मगर स्कूल के गेट पर ताला लगा था। इसके बाद रंजना के पापा सीधा लोकल पुलिस स्टेशन गए और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये सब अभी चल ही रहा था कि रंजना के पापा को उसके स्कूल के स्टाफ रूम वाले नंबर से एक कॉल आया। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पुलिस को लेकर फौरन स्कूल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टाफ रूम में रंजना की लाश पड़ी है। उसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी और शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे। पुलिस ने यह सब देखकर तुरंत रंजना की डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके शरीर के निशान सीधा इशारा कर रहे थे कि उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला। शाम 8 बजे तक रंजना पेपर्स चेक करती नजर आ रही थी और उसके बाद अचानक सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई थी। यह केस पूरे नैनीताल में फेमस हो गया और जीएसएम पब्लिक स्कूल काफी चर्चा में रहने लगा। स्कूल की प्रिंसिपल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है, इसलिए उसने पुलिस इन्वेस्टिगेटर अजय को बार बार स्कूल में आने से मना कर दिया। अजय ने केस के बारे में खूब इन्वेस्टिगेट किया, मगर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रंजना का मर्डर हुआ कैसे और क्यों। उस स्कूल के सामने एक चाय और स्नैक्स की दुकान भी थी, जहां एक बूढ़ी अम्मा सफाई का काम किया करती थी। एक बार अजय जब वहां पर चाय पी रहा था तो वो बूढ़ी अम्मा अचानक से बोल पड़ी कि उस स्कूल में भूत है और उस भूत ने ही उस टीचर को मारा है। ये सुनकर पहले तो अजय हंस पड़ा, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि वो एक बार रात में जाके स्टाफ रूम चेक करके ही क्यों ना आ जाए। इसलिए एक शाम स्कूल बंद होने के बाद अजय गार्ड से स्कूल खुलवाकर चुपचाप स्टाफ रूम में इन्वेस्टिगेट करने चला गया। स्टाफ रूम में जाते ही उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक ही स्टाफ रूम का टेम्परेचर ठंडा पड़ गया था। अजय ने स्टाफ रूम को अंदर से बंद किया और फिर इन्वेस्टिगेट करने लगा। उसने रंजना का लॉकर खोला और डॉक्यूमेंट्स देखने लगा। तभी स्टाफ रूम की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अजय ने ट्यूबलाइट थोड़ी घुमाई ताकि लाइट फ्लिकर होनी बंद हो जाए और वो जलबुझ बंद भी हो गई। इन सब पे ध्यान न देता हुआ अजय दोबारा अपना काम करने लगा कि तभी रूम में लगी ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो गई और पूरे स्टाफ रूम में अंधेरा छा गया। अजय ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और सभी पेपर्स उठाकर रूम से बाहर जाने लगा, मगर स्टाफ रूम का दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो खुल ही नहीं रहा था। तभी अजय को अपने पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो पलटा और उसका दिल बुरी तरह दहल गया। एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके जमीन पर बैठी रो रही थी। अजय की धड़कनें ये देखकर बहुत तेज हो गई थीं, क्योंकि पूरे स्कूल में उसके अलावा कोई था ही नहीं। वो पूरी जान लगाकर दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश में लग गया, मगर अगले ही सेकंड वो बर्फ सा वहीं जम गया। वो धीरे से मुड़ा तो उसने देखा कि वो औरत ठीक
उसके पीछे छत से उल्टी लटकी हुई है। जब उसने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि रंजना ही थी। उसकी आत्मा उसी स्टाफ रूम में कैद थी। देखते ही देखते रंजना की आत्मा छत से ही फ्लोट करते हुए उसी कोने में चली गई जहां वो बैठकर रो रही थी। उसने जैसे ही रंजना की आंख में आंख मिलाई, रंजना जोर से चिल्लाई और फिर हवा में कहीं गायब हो गई। अजय उस कोने की तरफ गया तो उसने देखा कि स्टाफ रूम की वो दीवार लकड़ी से बनी थी, जबकि बाकी दीवारें सीमेंट से बनी थीं। अजय ने तुरंत वो दीवार तोड़ दी। जो उसने वहां देखा वैसा कुछ उसने आज तक कभी नहीं देखा था। उस दीवार के अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। उन हड्डियों के ऊपर खून लगा था और पास में ही एक गुड़िया रखी थी जिसके गले पर इंसानी बाल बंधे थे। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उस गुड़िया के नीचे एक तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि रंजना की ही थी। किसी ने रंजना को मारने के लिए और उसकी आत्मा को ट्रैप करने के लिए काला जादू किया था। अजय ने तुरंत गार्ड से पता किया कि स्टाफ रूम की लास्ट रेनोवेशन कब की गई थी। तो गार्ड ने उसे बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही स्टाफ रूम की दीवारों पर पेंट किया गया था। अजय ने गार्ड से रेनोवेशन कराने वाले ठेकेदार का नंबर लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि रेनोवेशन का ऑर्डर तो प्रिंसिपल ने दिया था, मगर जीएसएम पब्लिक स्कूल के साइंस टीचर अनेक घोष काम के बीच में बहुत बार स्टाफ रूम में आया करते थे। एक दिन वो ही प्रिंसिपल से साइन डॉक्यूमेंट लाए जिसमें लिखा था कि स्टाफ रूम की एक दीवार को लकड़ी का बनाया जाए। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत अनीक को अरेस्ट कर लिया। शुरू में तो अनीक ने कुछ नहीं बोला, मगर सख्ती करने पर उसने अजय को सब कुछ सच बता दिया। धीरे धीरे अनीक रंजना को पसंद करने लगा था, मगर रंजना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे अनीक की फीलिंग्स उसके सर पर चढ़ने लगी थीं और वो रंजना के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। एक दिन जब उसने देखा कि रंजना किसी दूसरे लड़के से हंस खेल कर बात कर रही है तो अनीक गुस्से से पागल हो गया। जिस दिन रंजना स्कूल में देर तक रुकी थी, उस दिन छुट्टी के बाद अनीक भी स्कूल में छुपा बैठा था। वो स्टाफ रूम में गया और रंजना से जबरदस्ती करने लगा। रंजना ने अपने बचाव में अनीक को धक्का मारा, मगर अनीक को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने रंजना का सर टेबल के कोने पर दे मारा। रंजना की वहीं मौत हो गई। इसके बाद अनीक ने उस लकड़ी की दीवार के पीछे कुछ काला जादू करने का सामान छुपा दिया ताकि वो रंजना की आत्मा को वहीं ट्रैप कर सके और जब भी उसका मन चाहे वो उसे जाकर देख सके। अनीक की बड़ी बहन काला जादू करना जानती थी और अनीक ने उसी से ये सब करना सीखा था। अनीक के खिलाफ एक सॉलिड केस बनाया गया और कोर्ट द्वारा उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जीएसएम पब्लिक स्कूल के उस स्टाफ रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, मगर आज भी कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ये दावा करते हैं कि उस स्टाफ रूम से आज भी किसी औरत के रोने की आवाज आती है। आपको क्या लगता है, क्या रंजना की आत्मा अभी तक उस स्टाफ रूम में कैद है? स्कूल एग्जाम। एग्जाम ये शब्द शायद किसी हॉरर स्टोरी से भी ज्यादा डरावना है। आज की कहानी भी इसी शब्द से जुड़ी है। पुनीत और करण बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो नर्सरी से लेकर 11th क्लास तक एक ही क्लास में पढ़ते आए थे और वो दोनों ही बचपन से पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, पर दोनों स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। पुनीत स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था और करण डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियन था। टूर्नामेंट्स में बिजी रहने की वजह से दोनों को ही पढ़ाई करने का बहुत ही कम टाइम मिलता था। पूरा साल कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला और अब उनके फाइनल एग्जाम्स शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। उन दोनों का उन एग्जाम्स में पास होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो फेल होते तो उनके पेरेंट्स उनके सारे स्पोर्ट्स छुड़वा देते। पुनीत और करण पढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लग रहा था। एग्जाम में फेल होने का डर उन्हें सताए जा रहा था। ऐसे ही करते करते
9 दिन और बीत गए और अब भी दोनों के बहुत ही बुरे हाल थे। अगली सुबह एग्जाम था और ना तो पुनीत और ना ही करण को कुछ भी आता था। तभी पुनीत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने करण से कहा कि उस आइडिया में बहुत रिस्क है, लेकिन अब बस वही तरकीब थी जो उन्हें कल के पेपर में पास करा सकती थी। उनके स्कूल प्रिंसिपल का बेटा योगेश पुनीत का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने योगेश को रात को फोन करके उससे उसकी मम्मी की ऑफिस की चाबी मांगी। योगेश ने दोस्ती निभाते हुए अपने घर की बालकनी से चाबी नीचे फेंककर पुनीत और करण को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी दे दी। पुनीत और करण का प्लान बहुत सिंपल सा था। वो जानते थे कि एग्जाम से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता था। उन्हें बस वही पेपर ढूंढकर उसके क्वेश्चंस कॉपी करके घर लाने थे। पर वो नहीं जानते थे कि उनका ये सीधा सा दिखने वाला प्लान उन्हें कितना उल्टा पड़ने वाला था। जैसे तैसे करके वो स्कूल की दीवार टाप कर स्कूल के अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में स्कूल अपने आप में बहुत ही डरावना लग रहा था। वहां स्कूल गार्ड के अलावा और कोई भी नहीं था। वो स्कूल गार्ड से छुपते हुए प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचे और पुनीत चाबी से लॉक को खोलने लगा कि तभी करण को अपनी गर्दन पर थोड़ी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने अपने बाईं तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कॉरिडोर के एंड में कोई खड़ा उन्हें देख रहा है। करण पुनीत को बुलाने के लिए मुड़ा, पर जब उन दोनों ने वहां पर देखा तो उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। पुनीत ने करण की बात को नजरअंदाज किया और ऑफिस का ताला खोलकर वो दोनों तुरंत ऑफिस के अंदर घुस गए। वो दोनों ऑफिस में उस क्वेश्चन पेपर को ढूंढने में लग गए कि तभी उन दोनों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उन दोनों के होश उड़ गए। ऑफिस में रखी एक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। पुनीत और करण ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन तभी करण का ध्यान अलमारी में रखे एक पेपर पर गया। वो पेपर करण ने उसे उठाकर देखा तो वो कल सुबह होने वाले एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर था। पेपर को देखने की एक्साइटमेंट में करण और पुनीत दोनों ही भूल गए कि अभी क्या हुआ था और वो उस पेपर के क्वेश्चंस कॉपी करने लग गए। तभी अचानक से प्रिंसिपल के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर नॉक सुनकर पुनीत और करण का दिल उनके मुंह में आ गया। उन्हें लगा कि शायद योगेश ने प्रिंसिपल मैम को बता दिया है और वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ने यहां आ गई हैं। वो दोनों बिना किसी आवाज किए प्रिंसिपल डेस्क के नीचे छुप गए। दरवाजे पर हो रही ठक-ठक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पुनीत और करण डरे सहमे बस वहीं छुपे रहे। देखते ही देखते कोई उस दरवाजे को अब जोर जोर से पीटने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा बस अब टूट ही जाएगा। पर तभी एकदम से सन्नाटा हो गया। दरवाजे पर हो रही ठक-ठक एकदम से बंद हो गई। पुनीत ने डेस्क के पीछे से उठकर दरवाजे पर नजर डाली और उसकी आंखों के सामने वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वो दरवाजा पूरा खुल गया, पर दरवाजे के उस ओर कोई नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था वो पुनीत और करण की समझ से परे था। वो बस उस एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस कॉपी कर कर वहां से निकलना चाहते थे, पर उनका वहां से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। पुनीत और करण ने डेस्क के नीचे बैठे बैठे ही क्वेश्चंस कॉपी करना शुरू कर दिया। जितने भी क्वेश्चंस कॉपी हो सकते थे उतने क्वेश्चंस उन्होंने कॉपी किए और उस रूम से बाहर भागने लगे। पर वो जैसे ही कमरे से निकलने लगे उनका पैर कहीं अटका और दोनों ही मुंह के बल नीचे गिर गए। गिरने पर करण की नाक पर बहुत जोर से चोट लग गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। वो झटका उसे इतनी जोर से लगा कि करण देखते देखते ही वहीं बेहोश हो गया। पुनीत करण को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने जमीन पर लेटे लेटे ही अपनी गर्दन को घुमाया
तो उसे अपने पास नीले सड़े हुए पैर दिखे। उन पैरों में पस पड़ी हुई थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। करण ने हिम्मत करके नजर उठाई तो वहां एक आदमी खड़ा था जिसने उनके स्कूल के पीएन जैसे कपड़े पहने थे। उसका मुंह इतना सफेद था जैसे उसके शरीर में कोई खून ही ना हो। उसे देखकर ही पुनीत की चीख निकल गई। उस आदमी की दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और वो बिना कुछ बोले बस वहां खड़ा हुआ था, इससे पहले कि पुनीत कुछ कर पाता। उस भयानक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा वाइपर सीधा पुनीत के सर पर दे मारा और पुनीत वहीं गिरकर बेहोश हो गया और वो भयानक आदमी कहीं गायब हो गया। अगली सुबह जब स्कूल गार्ड को कॉरिडोर में 2 बच्चे बेहोश मिले तो बहुत हाहाकार मच गया। उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया और प्रिंसिपल को पुनीत और करण की चोरी के बारे में भी पता चल गया। पुनीत और करण को उस दिन की शाम को जाकर होश आया और वो हड़बड़ाहट में अपने साथ हुआ हादसा बताने लगे। तभी उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। उनकी बात को काटकर प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। पुनीत और करण को 11th क्लास रिपीट करने को कहा गया, पर पुनीत और करण उस रात को भूल नहीं पाते। उन्होंने सब लोगों को अपने साथ हुआ हादसा कई बार बताया, लेकिन सब सिर्फ उनका मजाक उड़ाते रहे। फिर एक दिन एक पुराने स्कूल के गार्ड ने उन्हें बताया कि करीब 20 साल पहले एक स्कूल पीएन की क्लासरूम में सफाई करते हुए मौत हो गई थी। उस गार्ड ने यह भी बताया कि अब उस क्लासरूम की जगह पर प्रिंसिपल का ऑफिस बन गया है, पर उस पीएन की मौत के बाद उस पीएन को कभी देखा नहीं गया और ना ही कोई भूतिया किस्सा उस गार्ड को कभी सुनने में आया। लेकिन उस गार्ड की बात को सुनकर पुनीत और करण की हालत खराब हो गई। वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करके वो स्कूल ही छोड़ दिया। ये कहानी 19 साल के इवान की है। इवान का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था और वो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कॉलेज में उसका इंतजार कौन सी भयानक मुसीबत कर रही है। उसका कॉलेज में पहला दिन था। जब वो अपने लेक्चर्स खत्म करके अपने हॉस्टल रूम की तरफ जा रहा था, तभी उस कॉरिडोर में उसे एक औरत खड़ी दिखी। वो दूर से ही इवान को घूर कर देख रही थी। उसे लगा कि वो कोई खड़ूस सी टीचर है, तो वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। उस दिन के बाद इवान अक्सर उस टीचर को अपने रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में देखता था और वो हमेशा उसी वक्त दिखती थी जिस वक्त उस कॉरिडोर में और कोई भी नहीं होता था। इवान को यह बात अजीब लगती थी और इसीलिए उसने कई बार उस टीचर को ग्रीट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो टीचर कभी कोई रिएक्शन ही नहीं देती थी, बस इवान को घूरती रहती थी। उस कॉलेज में 2 लाइब्रेरी थी, एक जो नई नई बनी थी और एक बहुत पुरानी। वो पुरानी लाइब्रेरी पिछले 1 साल से बंद पड़ी थी, पर एक रोज जब इवान वहां से गुजर रहा था तो उसने उसी अजीब सी दिखने वाली टीचर को उस पुरानी लाइब्रेरी के अंदर जाते देखा। उसने सोचा कि वो उस टीचर को फॉलो करेगा और पता लगाएगा कि आखिरकार वो है कौन। वो लाइब्रेरी बहुत ही खराब कंडीशन में थी और उसके अंदर से एक अजीब सी बू आ रही थी। उस लाइब्रेरी में उस टीचर और इवान के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइब्रेरी के आखिरी हिस्से में इवान को वो टीचर खड़ी दिखी। वो टीचर दीवार पर कुछ लिख रही थी और साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। इवान चुपचाप दूर से खड़ा उस टीचर को देखे जा रहा था, लेकिन अचानक उस टीचर ने पीछे मुड़कर इवान को एक भयानक नजर से देखा।
उस टीचर की आंखें लाल हो गई थीं। इवान को एक अजीब सा डर लगने लगा था, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल गया। जब उसने उस लाइब्रेरी से बाहर निकलकर दरवाजे पर गौर किया तो उसने देखा कि वहां ताला लगा था। इवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपने हॉस्टल की तरफ वापस चला गया। उसके हॉस्टल वार्डन ने उसकी ऐसी घबराई हुई हालत देखकर उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। जब उसने पूरी बात अपने हॉस्टल के वार्डन को बताई तो वार्डन अचानक चौंक उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो इवान की बात सुनकर वो सुन्न पड़ गया हो। वार्डन को देखकर इवान और डर गया और उसने वार्डन से पूछा कि उसे क्या हो गया और वो टीचर आखिर है कौन। वार्डन ने इवान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एक वार्निंग जरूर दी कि वो दोबारा भूल कर भी उस पुरानी लाइब्रेरी के आसपास ना भटके। डरे हुए इवान ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने रूम में चला गया। रात में इवान अपने रूममेट रॉन के साथ बैठा हुआ था। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी इवान को अपने रूम के दरवाजे के नीचे किसी की परछाई नजर आई। इवान ने दरवाजा खोला तो वहां कोई भी नहीं था। रॉन ने उससे पूछा कि वो इतना टेंस्ड क्यों है। तब इवान ने रॉन को उस अजीब सी दिखने वाली टीचर के बारे में बताया, जिसे सुनकर रॉन भी बहुत हैरान हो गया। रॉन ने इवान से कहा कि उसे भी वो टीचर कई बार दिखी है, कभी उनके रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में तो कभी वाटर कूलर के पास। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में इवान और रॉन के रूम के बाहर फिर कोई परछाई आई। इस बार वो दोनों अपने रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में उस परछाई को ढूंढने लगे। कुछ आगे जाते ही वो दोनों उसी पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंच गए थे। हॉस्टल वार्डन की चेतावनी के बावजूद इवान रॉन को लेकर उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लाइब्रेरी के अंदर अब भी बहुत तेज एक बू आ रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ सड़ रहा हो। लाइब्रेरी की डरावनी शांति में उन्हें किसी की तेज आवाज में कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब रॉन और इवान उस आवाज के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो टीचर लाइब्रेरी के पीछे वाले कोने में खुद को नोच रही है और जोर जोर से कुछ बड़बड़ाए जा रही है। इवान और रॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे, लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इवान और रॉन मुड़े तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस टीचर का चेहरा बेहद डरावना हो गया था। वो हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे दोनों लड़कों की तरफ बढ़ रही थी। उसके बड़बड़ाने की आवाज अब और तेज हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए इवान और रॉन का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर उनके हॉस्टल का वार्डन वहां आ गया। वार्डन के वहां आते ही वो टीचर वहां से गायब हो गई। इवान और रॉन की खराब हालत को देखकर हॉस्टल वार्डन उन दोनों को जल्दी से कॉलेज के मेडिकल रूम में ले गया। अगले दिन जब वो दोनों थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, तब हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि 1 साल पहले कॉलेज की एक टीचर ने उस लाइब्रेरी में 2 बच्चों को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और वो इतनी पागल हो गई थी कि उसने उन दोनों बच्चों को नोच नोच कर मार डाला। इत्तेफाक से वो स्टूडेंट्स जो मरे वो उसी रूम में रहते थे जिस रूम में अभी इवान और रॉन रह रहे थे। उसी दिन इवान और रॉन का रूम चेंज कर दिया गया और उस पुरानी लाइब्रेरी को हमेशा हमेशा के लिए
तुड़वा दिया गया। उसके बाद से उस कॉलेज में फिर कभी उस टीचर को नहीं देखा गया। इवान और रॉन उस रात बाल बाल बच तो गए, लेकिन वो आज भी उस भयानक टीचर के भूत के बारे में सोचकर कांप उठते हैं। एग्जाम डे इन हॉन्टेड स्कूल। 12th क्लास में पढ़ रहे ऋषि के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। ऋषि राजस्थान के एक छोटे से शहर से था और पिछले 2 सालों से अपने घर से दूर जयपुर में वो अपनी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आज उसका एंट्रेंस एग्जाम था और वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि एग्जाम सेंटर भी दूर था। तो ऋषि बिना देरी करते हुए सेंटर पहुंचने के लिए अपनी बाइक फुल स्पीड पर चला रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता गया। उसका एग्जाम सेंटर था राजामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे ही ऋषि को स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऋषि ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हुए 5 मिनट बीत चुके थे। उसने जल्दी से स्कूल के बाहर बाइक खड़ी की और गार्ड से अंदर जाने की भीख मांगने लगा, लेकिन वो गार्ड बस मुस्कुराया और उसने उसको आसानी से अंदर जाने दिया। अंदर जाते हुए जब ऋषि ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी, जैसे कोई सालों बाद वहां आया हो। स्कूल के हॉलवे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बड़ा सा कॉरिडोर और क्लासरूम जिनके डोर्स खुले हुए थे और सारे स्टूडेंट्स पहले से ही क्लासरूम में थे और उन्होंने अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऋषि भी भागकर अपने एग्जाम हॉल में गया। उसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखने लगा। पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ऋषि अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर्स लिख रहा था। अब तक वो 4 आंसर्स का जवाब दे चुका था। गाड़ी में 10:35 हो गए थे। 5th आंसर लिखते ही जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी टीचर पर गई, वो अचानक से घबरा गया क्योंकि वो टीचर उसे बड़े अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी। पर ऋषि ने उन पर ध्यान न देते हुए वापस अपने एग्जाम पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ बहुत अजीब दिखा। उसने देखा कि अभी अभी जो 5th क्वेश्चन का आंसर उसने लिखा था वो आंसर शीट पर था ही नहीं। आंसर शीट में अभी भी आंसर नंबर 4 ही था, उसके आगे कुछ नहीं। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने टाइम देखा तो घड़ी अभी भी 10:35 दिखा रही थी। 10 मिनट पहले भी यही टाइम था जब उसने आंसर नंबर 4 लिखा था। तभी ऋषि ने महसूस किया कि एग्जाम हॉल के स्टूडेंट्स अजीब बिहेव कर रहे थे। सब बिल्कुल चुप, बिना एक भी आवाज के लिख रहे थे। तभी एक लड़का जोर से अपनी उंगली डेस्क पर घिसने लगा। अपनी उंगली घिसते हुए उसका एक नाखून निकल गया, पर वो तब भी नहीं रुका। ये देखकर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जहां वो लड़का रुक ही नहीं रहा था, वहीं बाकी सब, यहां तक कि एग्जाम टीचर भी उस लड़के की तरफ नहीं देख रही थी। तभी ऋषि को एक कोने से एक और आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की बिना रुके पागलों की तरह अपने एग्जाम बोर्ड को अपने सर पर मार रही थी। वहीं एक लड़का अपने पेन से अपने हाथ को चुभाए जा रहा था। अचानक एक और लड़की जोर से रोने लगी और वो अपने बाल अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। ये सब देखकर ऋषि ने उस टीचर को आवाज लगाई, लेकिन वो टीचर वहां खड़ी बड़ी अजीब तरीके से बस मुस्कुराए जा रही थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस एग्जाम हॉल में चल क्या रहा है। अचानक उस एग्जाम हॉल में कहीं से धुआं आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के सड़ते हुए मांस की बू हो। ऋषि ने जब धुएं की तरफ देखा तो उसे दिखा कि एक लड़की की शर्ट जल रही है। देखते ही देखते एक और लड़का अचानक से चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपने आप को पागलों की तरह नोचने लगा, जैसे वो जल रहा हो। जिसके बाद वो रोते हुए चीखने लगा, मुझे यहां से निकलने दो। ऋषि ने देखा कि जो लड़की उसके ठीक सामने बैठी थी, उसके हाथ अपने आप लाल हो रहे थे, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। वो टीचर जो पहले नॉर्मल थी, सब कुछ चुप होने को कहने लगी और तभी उसकी आंखें एकदम से सफेद पड़ गईं। उसने जबरदस्ती अपने हाथ से अपना मुंह चीर दिया, जैसे वो अपनी जलती हुई चमड़ी उतार रही हो। ऋषि ने जब ये सब देखा तो वो डर के मारे सुन्न पड़ गया था।
उस टीचर का चेहरा कुछ ही पलों में पूरी तरह जल गया था और उसके चेहरे की हड्डियां दिख रही थीं। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स ने आग पकड़ ली। सारे स्टूडेंट्स दर्द से कर्राते हुए चिल्लाने लगे। सबका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो अंगारों और धुएं में बदल गए। पूरे रूम में सिर्फ जलते हुए मांस की बदबू थी और धुआं ही धुआं। ये सब देखकर ऋषि का रोना छूट गया। वो उस एग्जाम हॉल से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने के लिए उठा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो वहां उन सभी स्टूडेंट्स की जली हुई बॉडीज पड़ी थी और उनमें से एक हाथ ने ऋषि का पैर पकड़ा हुआ था। ऋषि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वो अपना पैर छुड़ा के चीखते हुए उस कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, ऋषि को ऐसा लगा कि उस क्लासरूम में कोई बम फूटा हो। कुछ देर बाद बेहोश ऋषि उस स्कूल के एक मेल टीचर को दिखा। वो एक बंद क्लासरूम के बाहर पड़ा था। उसे फौरन स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया। कुछ ही देर में ऋषि को होश आया और उसने उस टीचर को अपने साथ हुआ पूरा हादसा बताया। और तब उस टीचर को लगा कि ऋषि एग्जाम ना देने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। उस टीचर ने बताया कि ऋषि कभी अपने एग्जाम रूम में गया ही नहीं और जिस रूम की वो बात कर रहा है वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। ऋषि को विश्वास नहीं हुआ तो वो मेडिकल रूम से निकलकर उसी रूम में वापस गया और वाकई उस क्लासरूम में सच में ताला लगा हुआ था। ऋषि को लगा कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा है और वो मायूस होकर स्कूल से बाहर निकल ही रहा था कि उस स्कूल गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ऋषि के होश उड़ गए। उसने बताया कि कुछ साल पहले उस स्कूल के क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था, लेकिन किसी लड़के ने एग्जाम रोकने के लिए उस रूम में पटाखे फोड़ने का प्लान बनाया ताकि टीचर डर जाए और एग्जाम ना हो। और उस पटाखे की वजह से क्लासरूम के पर्दों में आग लग गई और वो आग ऐसी फैली कि पूरा क्लासरूम जल के राख हो गया। करीब 10:30 बजे हुए इस एक्सीडेंट में 40 स्टूडेंट्स और एक टीचर जलकर मारे गए और तब से उस स्कूल में कई लोगों ने उनकी आत्माओं को उस रूम के अंदर देखा है। इसलिए उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये सब सुनने के बाद ऋषि शॉक था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसके साथ जो भी हुआ है वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो उस दिन शायद मौत के मुंह से बचा। हम होप करते हैं कि कभी आपके एग्जाम्स में ऐसा कुछ ना हो और आपके सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे ही दिल दहला देने वाली स्टोरीज के लिए खूनी मंडे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।